हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैक एग्जाम्स पे। तो दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का देख रहे थे। तो आज हम लोग उसका जो है 9वां चैप्टर देखेंगे। दोस्तों, आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसका एक बार जो है बुक को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद वन लाइनर यहाँ पे लगाइए। अगर वन लाइनर क्या होगा, लगाने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। अगर एक बार बुक पढ़ कर यहाँ पे वन लाइनर लगाइएगा, जो कि मुश्किल से 20 या 22 क्वेश्चन तो बन निकलता ही है एक चैप्टर से। क्लास 6 का यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो आप लोग वो बुक को पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर वन लाइनर लगाइए। बहुत मज़ा आएगा और काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेगा, और यही चीज़ जो है काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा, जो आपको एग्जाम्स हॉल में बहुत आपको बेनिफिट साबित होगा। दोस्तों, हम लोग जो है 9वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है, नए साम्राज्य और राज्य में से जो 9वां चैप्टर है एनसीईआरटी। हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन नहीं है, वही ऑप्शन देता चंद्रगुप्त, काल अशोक, अशोक, तो वहाँ से छाटना पड़ता। तो याद रखिए, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के बारे में एक और फैक्ट के बाद जान लीजिए कि समुद्रगुप्त जो है ना, इसका बिना बयातो ही मुद्रा वाले सिक्के से और इसका जो चित्र मिला है, इससे जो इसका संगीत प्रेमी होने का मतलब पता चलता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराज धीराज की उपाधि धारण की गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा नहीं, इनके द्वारा नहीं किया गया था, कुमारगुप्त के द्वारा नहीं किया। एक और दो होगा सही। चलिए, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है शक विजेता कहा जाता है, शक विजेता। कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। सही है ना, कालिदास निम्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। उसी तरीके से हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में जो है हरिसेन रहते थे। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट ने लिखा था, हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट ही है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोक दिया था? पुलकेशिन द्वितीय जो था उन्होंने रोका था। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य की राजधानी एहोल थी। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। कहता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं अपना नाम शिलादित्य रखा था? कौन रखा था? हर्षवर्धन जो था अपना नाम स्वयं शिलादित्य रखा था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज बनाई थी। यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा गया है? ह्वेनसोंग कहा गया है। ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसोंग आया था, याद रखिएगा। बाणभट्ट मयूर किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। चीनी यात्री ह्वेनसोंग किस शासक के समय भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन को घुमा दिया। यहाँ से इतना ही पूछ सकते हो हरिसेन किस शासक दरबारी कवि था, लेकिन क्या जोड़ दिया? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक। अब इससे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन था? तो हरिसेन था। और हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का था। गुप्त संवत और शक संवत के बीच कितने वर्ष का अंतर? 241 ईस्वी का अंतर है। निम्नलिखित में से किसने महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, और समुद्रगुप्त भी किया था महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण। ठीक है ना। लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राज्य को प्राप्त किया था? तो वैशाली को प्राप्त किया था। ठीक है, गुप्त वंश में कौन पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के हो गए यहाँ पे? ठीक है ना, चांदी के सिक्के चांदी के सिक्के कौन चलाए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे चांदी के सिक्के। दोस्तों आगे देखें, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ जो 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा? समुद्रगुप्त बैठा था। चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्सांग किसके दरबार में काफी समय के लिए रहे थे? हर्षवर्धन के समय में काफी समय के लिए रहे थे। चालुक्य वंश व तापी का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। हर्ष का अर्थ क्या होता है? हर्ष का अर्थ आनंद होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि था? कालिदास था। दोस्तों, ये 9वां चैप्टर हो गया है, और इसी वीडियो में हम लोग जो 10वां चैप्टर को भी
ऐड करेंगे। देखिए हम लोग का जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का 10वां चैप्टर कहता है इमारतें इमारतें चित्र तथा किताबें। बस यही लास्ट आखिरी चैप्टर है। इसका देखेंगे पहला क्वेश्चन हम लोग। कहता है निम्न में से व्यापारियों के संगठन का नाम क्या था? व्यापारियों का संगठन का नाम क्या था? नगरम था, नगरम। किस देश के शासक ने अपनी बेटियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया था? श्रीलंका से किया था। और यहाँ पे आप लोग जो है एक चीज हमें कमेंट करेंगे, समुद्रगुप्त का जो है संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य कैसे मिलता है? ठीक है। शकों पर विजय के उपरांत किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था? सभा। आर्यवर्त ने कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो 9 शासकों को हराया था। दक्षिणा पथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? तो 12 शासकों ने समर्पण किया था। लगभग 1500 वर्ष बने महरौली के लौह स्तंभ के आज तक जंग नहीं लगी है। यह अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है? मंखक जो है पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है। इसलिए हम लोग देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ज्योतिष थे ही आर्यभट्ट, खगोल थे ही, गणितज्ञ तो थे ही, तीनों थे। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? सबसे पहले चीन में हुआ था। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय को ने रोका था। शिल्पादिक्रम लेखक कौन था? इलांगो लेखक था। जो इलांगो लेखक जो था वो शिल्पादिक्रम लिखा था। किस स्तंभ लेख से में राजा चंद्र का वर्णन है जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है? मेहरौली का जो लौह स्तंभ है ना जो दिल्ली में, उसी से है। तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्रम में किसकी कहानी है? कन्नगी व कोवलम की कहानी है। स्तूप के चारों ओर किस नाम से के पथ बिछाया गया है? तो प्रदक्षिणा पथ। कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लौह स्तंभ का वजन कितना है? वजन कितना? 3 टन से ज्यादा है। प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर रेलिंग क्या कहलाता है? वेदिका कहलाता है। रामायण कालीन कौशल की राजधानी अयोध्या है, रामायण काल की। और ऐसे कौशल की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिया गया था। कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो 7.2 मीटर। कितनी है? तो 7.2 मीटर। चलिए, स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को क्या कहेंगे? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। सतनार की रचना कौन किया था? तो सतनार की रचना की थी कौन? मणि मेखलाई। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने कहा था। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने विस्तृत वर्णन किया है शल्य चिकित्सा का। पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। और वृत्त की परिधि को मापने की विधि किसने ढूंढ निकाली थी? तो आर्यभट्ट ने निकाली थी। दोस्तों हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में। और इसके बाद जो है क्लास 7 हिस्ट्री का आएगा। ठीक है, हिस्ट्री क्लास 7 जो भी आएगा पूरा सारा एनसीईआरटी आएगा। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप द क्रैक एग्जाम से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर एक बार लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।